नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अभी। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है ब्रह्मांड, तो हम आइए डिटेल से चर्चा करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है का आधुनिक जो सिद्धांत है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत को हम विस्तारवादी कहते हैं। विस्तारवादी या महाविस्फोट कहते हैं, या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे आधुनिक सिद्धांत है, इसे हम विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन करता जॉर्ज लेमेंतेयर है। जॉर्ज लेमेंतेयर, इन्होंने 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम बात कर देंगे जॉर्ज लेमेंतेयर की। तो जॉर्ज लेमेंतेयर जो है बेल्जियम का निवासी है। बेल्जियम एक कंट्री है जो कि पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स है। यहाँ पे 3 मुख्य भाषाएं, फ्रांसीसी, डच और जर्मनी। यहाँ पे 3 मुख्य भाषाएं फ्रांसीसी, डच और जर्मनी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो, यानी कि जो बेल्जियम की मुद्रा है वो यूरो है। और 1 यूरो बराबर होता है, 1 यूरो 85.21 भारतीय रुपए के बराबर होता है। भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत को ही हम विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। इसे हम बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। ये महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादन करता जॉर्ज लेमेंतेयर है। इन्होंने 1927 में महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉर्ज लेमेंतेयर बेल्जियम का निवासी है और बेल्जियम ये पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ पे 3 प्रकार की भाषा है, फ्रांसीसी, डच और जर्मनी। और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है और 1 यूरो बराबर होता है 85.21 भारतीय रुपए के बराबर होता है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करता जॉर्ज लेमेंतेयर है और इसका नाम बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत का नाम बिग बैंग रखने वाले हैं, यानी कि इसका नाम बिग बैंग फ्रेड होयल ने रखा। फ्रेड होयल ने 1949 में महाविस्फोट सिद्धांत का नाम बिग बैंग रखा। और इस सिद्धांत की व्याख्या, यानी कि बिग बैंग की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में की। इस बिग बैंग यानी बिग बैंग की व्याख्या जो है रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में की। आइए हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड जो है यह शून्य के आकार का माना जाता है और यह बहुत ही गर्म होने के कारण इसमें क्या हुआ, अचानक से विस्फोट हो गया और विस्फोट होने के पश्चात यह छोटे छोटे कणों में टूट गया। छोटे छोटे कणों में टूटने के पश्चात यह अंतरिक्ष और आकाश गंगा का निर्माण करता है। ब्रह्मांड जो होता है शून्य के आकार का और बहुत ही गर्म था, जिसके पश्चात इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के पश्चात ये अंतरिक्ष और आकाश गंगा में
अंतरिक्ष और आकाश गंगा में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अन्य गैस के कण जो है निर्मित होने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम हीलियम जैसे गैसों का निर्माण। अब हम आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यह सबसे हल्का तत्व होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और यह रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। यह सबसे हल्का गैस होता है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। के 3 समस्थानिक होते हैं। एक का नाम प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो नाम रखने वाले हैं, हाइड्रोजन का नाम लेवासिए ने रखा था। हाइड्रोजन का नाम लेवासिए ने रखा था। हम बात कर लेते हैं हीलियम की। तो हीलियम क्या है? आखिरी गैस है। हीलियम नोबेल गैस है। का परमाणु क्रमांक 2 होता है और यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। हमने बात की ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड में ये असंख्य आकाश में, यानी कि असंख्य आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? सम्मिलित रूप ही आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड यानी कि जो असंख्य आकाश गंगा है, इनका सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। आकाश गंगा की बात करें, आकाश हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 और अनुमानतः 100 अरब या उससे अधिक तारे हैं। 100 अरब या उससे अधिक तारे हैं। अगर हम बात करेंगे आकाशगंगा के आकार की, तो आकाशगंगा जो है, आकार इसका सर्पिलाकार होता है, अंडाकार होता है और अनियमित आकार के भी हो सकते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है और हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। जिसे हम दुग्ध मेखला या इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में हमने बात की 100 से लगभग 100 अरब से उससे अधिक तारे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे तारों की। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बात करते हैं हम तारों की। तो तारे जो होते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तारे।
इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा। इस तारे को यानी कि स्टार शब्द ग्रीक शब्द एस्टर से लिया गया है। ग्रीक शब्द एस्टर से लिया गया। कहा जाता है कि आकाश गंगा में हर 18 दिन में एक तारे का निर्माण होता है। हर 18 दिन में एक तारे का निर्माण होता है। और तारा जो है 74% हाइड्रोजन और 25% हीलियम के साथ मिलकर बना होता है। एक तारे में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम होता है। हीलियम के संलयन के कारण, हीलियम के संलयन के कारण इन तारों को ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के कारण ही तारे क्या होते हैं? चमकते रहते हैं। लेकिन हीलियम के कारण में नाभिक संलयन होता है और नाभिक संलयन के कारण तारों को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से तारे क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। संलयन के कारण तारे क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। और इन तारों में ताप के कारण यानी कि इनका रंग का निर्धारण होता है। जितना अधिक ताप होगा, जैसे कि अगर 30,000 से लेकर, अगर किसी तारे का ताप 30,000 से लेकर 25,000 केल्विन तक है तो इस तारे का रंग नीला होगा। अगर किसी तारे का ताप 3,000 से लेकर 2500 केल्विन तक है तो इस तारे का रंग लाल होगा। अर्थात तारे जो हैं वे ताप के आधार पर अपने रंग का निर्धारण करते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं तारों की अवधि की। तारों की जो अवधि होती है वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, उनकी अवधि भी निश्चित होती है। जैसे कि जो सूर्य के आकार के तारे होते हैं, जो सूर्य के आकार के तारों की जो अवधि होती है, इन तारों की अवधि लगभग 9 से 10 बिलियन वर्ष होती है। लगभग 9 से 10 बिलियन वर्ष होती है। अब बात करेंगे बिलियन की, तो बिलियन जो होता है लगभग 1 अरब के बराबर होता है। 1 अरब के बराबर होता है। हमने कहा कि जो सूर्य के आकार के तारे होते हैं उनकी अवधि जो होती है लगभग 9 से 10 बिलियन वर्ष के बराबर होती है। अब ये तारे धीरे धीरे जब ये वृद्धावस्था में पहुंचने लगते हैं, जब ये तारे वृद्धावस्था में पहुंचने लगते हैं, वृद्धावस्था में जब पहुंचने लगते हैं तो इन तारों का जो क्षेत्र होता है वह बढ़ने लगता है। यानी कि जो इनका पृष्ठ होता है, पृष्ठ फैलने लगता है और पृष्ठ फैलने के कारण इन तारों में चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। तारों की चमक कम होने लगती है, जिसे हम रक्तदानव कहते हैं। रक्तदानव। जो छोटा तारा रहेगा उसे हम रक्तदानव, और जो बड़ा तारा होगा उसे सुपर रक्तदानव कहते हैं।
इंग्लिश में रेड जी एन, रेड सुपर जी एन। हमने बात की कि जो सूर्य के आकार के तारे होते हैं, यानी कि तारों की भी अवधि एक निश्चित होती है। लगभग सूर्य के आकार के जो तारे होते हैं उनकी अवधि 9 से 10 बिलियन वर्षों तक होती है। और ये तत्पश्चात जब ये वृद्धावस्था में पहुंचने लगते हैं तो इनका पृष्ठ जो होता है वो फैलने लगता है। फैलने के कारण इन तारों में चमक जो होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। और चमक के कम होने के कारण जो छोटा तारा होगा हम उसको कहेंगे रक्तदानव, और जो हमारा बड़ा तारा होगा उसे हम कहेंगे सुपर रक्तदानव। इतना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जब ये तारे धीरे धीरे इनमें चमक कम होने लगती है तो इनमें जो हीलियम पाया जाता है, हीलियम हीलियम कार्बन में परिवर्तित होता है। और कार्बन अन्य भारी तत्वों में, अन्य भारी तत्वों में जैसे कि लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। यानी कि जब इन तारों में चमक कम होने लगती है तो ये जो इसमें जो हीलियम पाया जाता है वो कार्बन में, और कार्बन जो है अन्य भारी तत्वों में जैसे कि लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है, इसमें विस्फोट होता है। और इसी विस्फोट को ही हम सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। और इस विस्फोट के बाद जो तारों में अवशेष बचता है उनको 3 भागों में विभाजित, यानी कि इनको 3 आधारों पर अलग अलग किया जाता है। जब ये हाइड्रो यानी कि जब तारों में जब ये वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इनमें जो हीलियम कार्बन में परिवर्तित होता है और कार्बन अन्य भारी तत्वों में परिवर्तित होने के पश्चात इनमें विस्फोट होता है। और विस्फोट, इसी विस्फोट को ही हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। और सुपर यानी कि विस्फोट के बाद इन तारों में जो अवशेष बचता है उनको हम 3 आधारों पर अलग अलग करते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो 3 आधार। हमने कहा इनको हम 3 आधारों पर अलग अलग करते हैं। जैसे कि जो सूर्य के आकार के तारे होंगे, जो सूर्य के आकार के तारे होंगे, सूर्य के आकार के तारों को हम कहेंगे व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ। जो सूर्य के आकार से बड़ा रहेगा यानी कि जो मध्यम आकार का होगा, उसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। और जो सूर्य से बहुत बड़ा हो यानी कि जो सबसे बड़े तारे होंगे, उन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। यानी कि जब इन तारों में विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के पश्चात जो अवशेष बचता है उन अवशेष यानी कि जो सूर्य के आकार के तारे रहेंगे उनको हम व्हाइट डॉर्फ कहेंगे। जो उससे बड़े रहेंगे हम उनको न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। और जो सबसे बड़े तारे रहेंगे जब उनमें विस्फोट होगा तो हम उसको ब्लैक होल की श्रेणी देंगे। आइए हम देखते हैं कि इनको किन आधार पर इन भागों में बांटा गया, किन आधार पर इनको व्हाइट डॉर्फ की संख्या दी गई, न्यूट्रॉन स्टार की संख्या दी गई और ब्लैक होल की संख्या दी गई है। 1930 में हम बात करते हैं इनको किन किन आधारों पर कैसे कैसे इनको अलग, हमने कहा कि इनको देखिए किन आधारों पर कैसे कैसे इनको अलग किया गया। तो हम बात करते हैं 1930 में, 1930 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सोलर मास की एक सीमा निश्चित की, सोलर मास की एक सीमा निश्चित की।
1.44। उन्होंने बताया कि अगर जो तारे होंगे उन तारों में विस्फोट के पश्चात जो अवशेष बचेंगे, अगर वो अवशेष 1.44 सोलर मास या सौरिक द्रव्यमान के बराबर होगा तो वो तारा क्या कहलाएगा? व्हाइट डॉर्फ कहलाएगा। व्हाइट डॉर्फ। अगर सौरिक द्रव्यमान 1.44 सौरिक द्रव्यमान से लेकर 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहेगा तो उसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। और अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान 3 से अधिक सौरिक द्रव्यमान तक रहेगा तो उसे हम ब्लैक होल की संज्ञा देंगे। हमने कहा कि 1930 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक सीमा निश्चित की थी। उन्होंने बताया कि जो तारे होंगे, जो मृत प्राय तारे होंगे, उनमें जो यानी कि विस्फोट के पश्चात जो अवशेष बचेगा, अगर वो अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर है तो हम उसको व्हाइट डॉर्फ कहेंगे। 1.44 से 3 तक रहेगा तो हम उसको न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। लेकिन अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 से अधिक सौरिक द्रव्यमान तक रहेगा तो हम उसको ब्लैक होल की संज्ञा देंगे। अर्थात ब्लैक होल की जो सिद्धांत दिया वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। इसे ही हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यानी कि इन्होंने जो सीमा निश्चित की थे, इसी सीमा को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। यानी कि इसी सीमा, जो सीमा इन्होंने निश्चित की थी, उसी को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। और इन्होंने ब्लैक होल की संज्ञा दी थी। अब हम आइए आगे देखते हैं। इस ब्लैक होल को ही हम ब्लैक होल को यानी इस ब्लैक होल की संज्ञा चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने दी। जो ब्लैक होल यानी कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में क्या होता है? एक बहुत ही आकर्षण, यानी इनमें गुरुत्वाकर्षण जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ब्लैक होल किन तारों में होता है? जो सूर्य से लगभग 8 गुने के, यानी कि सूर्य से लगभग 8 गुने बड़े वाले जो तारे होते हैं, लगभग उनमें ब्लैक होल की संख्या देखी जाती है। ब्लैक होल उनको कहा जाता है, यानी कि ब्लैक होल कहा जाता है कि इनमें गुरुत्वाकर्षण जो होता है बहुत ही अधिक होता है। जब कोई भी पिंड इसके नजदीक से गुजरता है तो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपने अंदर खींच लेता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।